क्या था, रिकैप करते हैं लास्ट क्लास का रिकैप। इसमें हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर, किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर को हमने डिफाइन किया था। वेपर प्रेशर को हमने डिफाइन किया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रेशर प्रेशर एक्सर्टेड 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 बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम on the surface of liquid is known as vapor pressure, is known as vapor pressure। नॉर्मली हम वेपर प्रेशर को बीपी बोल रहे थे, ठीक है। इसको हम देखते हैं एक बार डायग्राम से भी देखते हैं। मैं लास्ट में एक डायग्राम भी बनाया था हमने लास्ट क्लास में। ये डायग्राम था, ये कोई कंटेनर है, ये कंटेनर में ये कोई प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट वाटर भरा हुआ है। ये वाटर के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे ये वाटर की कुछ वेपर्स बन रही है, वाटर की कुछ वेपर्स बन रही हैं। ये वेपर जो वाटर की होंगी, ये इसकी सरफेस जो है लिक्विड की, इस सरफेस पे एक प्रेशर लगाएंगी। उस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। लेकिन नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ओपन कंटेनर में इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया था, क्योंकि ओपन कंटेनर में इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि ओपन कंटेनर में कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं होगा। इसलिए हम इस कंटेनर को क्लोज कर लेंगे। कंटेनर हमने क्लोज किया तो ये इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। तो क्या कहते हैं, इसमें आपका वेपर प्रेशर को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये लिक्विड से वेपर बना, वेपर से लिक्विड बना इक्विलिब्रियम पे। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इन वेपर ने जो प्रेशर लगाया है इस लिक्विड की सरफेस पे, इसी को हमने बोला था वेपर प्रेशर। अब देखो यहाँ से ये क्योंकि इक्विलिब्रियम यहाँ स्टेबलाइज हो गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पहला पॉइंट निकल के आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये आपका इक्विलिब्रियम का बेसिक पॉइंट है। तो इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रही है इसमें, इवेपोरेशन। क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। किस कंडीशन पे, जब कंटेनर क्लोज होगा और इसी कंडीशन पर हम वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की कुछ और कंडीशन लगाते हैं, जैसे एट इक्विलिब्रियम। एक चीज और देखते हैं हम, जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kp। क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका Kp होगा। सेकंड पॉइंट में Kp विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ H2O का जो प्रेशर होगा वही आपका प्रेशर, मतलब कंसंट्रेशन बोल सकते हैं हम। जो गैसीय सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हम प्रेशर से निकालते हैं, ये आप देखोगे मोल कॉन्सेप्ट में भी आता है और आगे भी। तो Kp इज इक्वल टू PH2O। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। तो यहाँ से अगर हम एक चीज देखते हैं तो Kp जो है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पर ओनली। क्यों, क्योंकि Kc क्या है यहाँ पे, Kc क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी है। और R क्या है, गैस कांस्टेंट। तो ये दो चीजें कांस्टेंट हो गई, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर पर ही डिपेंड कर रहा है Kp, और Kp का डायरेक्ट रिलेशन हमने यहाँ से देखा है इक्विलिब्रियम से। इस इक्वेशन में क्या है, प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द H2O। तो हम कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। तो वेपर प्रेशर ऑफ H2O या किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर होगा वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं
अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ये दो कंडीशन यहाँ से निकल के आई। इस चीज़ को आप यहाँ भी देख सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ से हीट दूँ, अगर मैं इसको यहाँ से हीट दूँ, हीट देने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे वेपर्स भी इसकी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी। जब वेपर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस चीज़ को हमने यहाँ से भी समझ लिया और इस फॉर्मूले से भी देख लिया, यहाँ से भी समझ लिया और इस फॉर्मूले से भी देख लिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए लेक्चर लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा अभी H2O लिक्विड से बना H2O वेपर, H2O वेपर। इस कंडीशन में जो Kp था इसको हमने बोल दिया प्रेशर, किसका, H2O का। इसी को हमने बोला था वेपर प्रेशर। क्या बोला, P को हमने बोल दिया वेपर प्रेशर। क्या बोल दिया था, वेपर प्रेशर। अब एक चीज और देखते हैं हम, अरहेनियस की इक्वेशन आपको याद होगी। यहाँ से क्लैसियस क्लेपेरॉन की इक्वेशन निकल के आती है। अगर किसी एक लिक्विड या किसी एक लिक्विड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक टेम्परेचर पर P1 है, मतलब T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P1 है, T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P2 है। तो यहाँ से देखो Kp1 बराबर P1 हो जाएगा और Kp2 बराबर क्या हो जाएगा, P2। Kp2 मतलब Kpa यहाँ लगा हुआ है नीचे, Kp2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 बराबर P1, Kp2 बराबर P2। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ Kp2 अपॉन Kp1 तो ये क्या आ जाएगा, P2 अपॉन P1। क्या आ जाएगा, P2 अपॉन P1। तो एक इक्वेशन निकल के आती है जो काइनेटिक थ्योरी में पढ़ते हैं हम, उसमें क्या बोलते हैं, अरहेनियस की केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। अरहेनियस थ्योरी जो है उसमें होता है K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। इस EA को डेल्टा H अभी हम बोलेंगे इसमें किसकी, क्लैसियस क्लेपेरॉन की इक्वेशन में। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो K1 के लिए K1 हो गया, ये T1 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लॉग ले लेता हूँ, लॉग K1 इज इक्वल टू लॉग A माइनस EA अपॉन RT1 लॉग E, ठीक है, लॉग E। तो इसको लॉग में रखो, लॉग E बेस E कर देते हैं। चलो लॉग E बेस E, लॉग बेस E पे ले लेते हैं इसको हम, ठीक है। क्या होता है अंतर देखो, लॉग E और E, अगर किसी का नंबर और ये बेस दोनों से, ये बेस होता है, बेस और जिसका लॉग निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होती है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। क्या आती है, वैल्यू 1। लॉग E 1 हो जाएगा, लॉग 10 बेस 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लॉग A बेस A क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर नंबर और बेस दोनों चीजें सेम होती है तो वैल्यू क्या आती है, 1। तो लॉग E और E क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, लॉग EA माइनस EA अपॉन RT1, ठीक है। सिमिलरली लॉग K1 हो गया, सिमिलरली लॉग K2 के लिए निकाले, K2 यहाँ पे K2 रख देंगे तो K2 के लिए दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। K2 के लिए यहाँ से बना लेते हैं इक्वेशन। तो लॉग K2 क्या बनेगी, लॉग K2 इज इक्वल टू लॉग A तो कांस्टेंट है, बेस E रहेगा इन सबका, माइनस EA अपॉन RT2, EA अपॉन RT2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो, इक्वेशन को डिवाइड कर दो, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट। तो डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड, डिवाइड इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सेकंड बाई 1 कर देते हैं इसको हम, सेकंड बाई 1 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं, मतलब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, लॉग K2, घटाओ पहले, घटाने से ठीक हो जाएगा, क्या घटा लेते हैं, सेकंड में से क्या करते हैं, फर्स्ट को घटाते हैं। तो लॉग K2 माइनस लॉग K1 इज इक्वल टू लॉग A माइनस EA अपॉन RT2, फिर यहाँ माइनस लॉग A प्लस EA अपॉन RT1। तो ये इससे ये कैंसिल हुआ। ये लॉग M माइनस लॉग N क्या होता है, लॉग M माइनस लॉग N होता है, लॉग M माइनस लॉग N को हम बोलते हैं लॉग M अपॉन N, ठीक है। डिवाइड वाला जो होता है माइनस हो जाता है और मल्टीप्लाई वाला जुड़ जाता है, ये लॉग के नियम से अभी मैं लिखा दूंगा लास्ट में। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग
K2 अपॉन K1 लॉग m माइनस लॉग n, इसको m बोल दिया हमने और इसको n बोल दिया, तो m माइनस n क्या हो जाएगा, m अपॉन n। ठीक है, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हुआ तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। तो इसको हमने सॉल्व किया तो EA अपॉन R बाहर निकाल लिया, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आई, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे, ये आप केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। सिंपल है कि वो लॉग लेना है, लॉग लेके घटा देना, घटा के सीधे सीधे सॉल्व करना है आपको, लॉग के सिंपल से फॉर्मूले लगाने और सिंपल सा रिजल्ट आपको निकल के मिल जाएगा। और इस रिजल्ट को हम इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे कहाँ, इसके साथ, इसकी वैल्यू Kp2 अपॉन Kp1 की जगह हम P2 अपॉन P1 रख देंगे। इसमें K क्या है, K क्या है, कांस्टेंट है, रिएक्शन कांस्टेंट, यहाँ भी वो भी, यहाँ भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट था, ये भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसको यहाँ रख देंगे हम। तो क्या आ जाएगा, लॉग P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो EA को क्या बोल देंगे हम, EA को डेल्टा H बोल देंगे। EA को क्या, ये एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो इसको हम मतलब डेल्टा H बोल देंगे। तो लॉग P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये है क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ये क्या है, क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ टेम्परेचर ऑन टेम्परेचर 2, और P1 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, और ये T1 T2 टेम्परेचर दिए होंगे, डेल्टा H दिया हो, R तो कांस्टेंट है। तो अगर आपको T1 T2 दिया हो, P1 P2 दिया हो, तो डेल्टा H निकाल सकते हो, डेल्टा H दिया हो, T1 दिया हो, T2 दिया हो, P1 दिया हो, तो P2 निकाल सकते हो। इस तरीके से आप इसको यूज करके आप वेपर प्रेशर निकाल सकते हो, और डेल्टा H भी निकाल सकते हो, एंथैल्पी और टेम्परेचर भी निकाल सकते हो। तो ये यहाँ तक क्लैसियस, ये क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन तक हम पहुंच गए हैं। इसको आप एक बार नोट कर लेंगे, वैसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जहाँ मैं हटाऊंगा आगे पीछे करके स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी ड्राइव कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आपको आना चाहिए, ये बहुत आपको हेल्प, केमिकल काइनेटिक्स से भी हेल्प करेगा और यहाँ भी हेल्प करेगा। तो हमने क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन को अभी देखा, तो क्या निकल के आई क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, CLAU क्लैसियस क्लेपेरॉन, क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग सही कर लेना। तो क्या बताया, लॉग P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 की निकल गई क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो, अगर यहाँ पूछता है कि डज डेल्टा H इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, हाँ करता है, दिख रहा है यहाँ से भी। डेल्टा H जो होता है वो टेम्परेचर पर नॉर्मली डिपेंड करता है, नॉर्मली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम इस इक्वेशन में देखते हैं तो इस इक्वेशन पे एक स्मॉल एक्सटेंट के लिए अगर छोटा टेम्परेचर हमने चेंज किया है, बहुत कम टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर डिफरेंस माइन्यूट सा है, तो इसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। लेकिन नॉर्मली टेम्परेचर पर डेल्टा H डिपेंड करता है, ठीक है। के बराबर के इक्वल टू क्या बोला था मैं, यहाँ से देख सकते हैं हमने एक्टिवेशन एनर्जी को, तो बोला के इक्वल टू ए की पावर माइनस डेल ये अपॉन आर टी, ये अपॉन आर टी। तो यहाँ से ये को तो बोला है डेल्टा एच, तो ये टी पे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो डेल्टा एच टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस इक्वेशन में माइन्यूट से चेंज के लिए हम डेल्टा एच को कांस्टेंट मान के चलते हैं, डेल्टा एच को कांस्टेंट मान के चलते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आज का टॉपिक है हमारा राउल्ट्स लॉ। क्या है, राउल्ट्स लॉ, और इसी से हम आगे बढ़ेंगे RLVP की तरफ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसा कि हम जानते हैं कि प्योर हर एक सॉल्वेंट का अपना अपना खुद का वेपर प्रेशर होता है, खुद का वेपर प्रेशर होता है। प्योर वाटर वेपर का एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर 24 टॉर होता है, वेपर प्रेशर 24 टॉर होता है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो इसमें केस दो बनते हैं। पहला केस है, अगर मिक्सचर है, कोई सॉल्वेंट ए है,
कोई सॉल्वेंट ए है, अरे मिक्सचर बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। इसको हम देखें, पहला केस है लिक्विड लिक्विड केस देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे क्या कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। सेकंड केस वो बनेगा। केस सेकंड है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉलिड इन सॉल्यूशन। केस सेकंड ये है। केस फर्स्ट क्या, बाइनरी मिक्सचर, यानी दो बाइनरी सोल्यूशन है दो वोलेटाइल लिक्विड का, अगर उनको हम कांटेक्ट में लेके आए तो क्या फर्क पड़ेगा उसके वेपर प्रेशर पे, इस चीज को हम देखने वाले हैं। देखो पहले केस में देखते हैं। केस फर्स्ट, अगर मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई एक सॉल्वेंट इस तरीके से भरा हुआ है, ये सॉल्वेंट भरा हुआ एक्स, इसे कंपोनेंट क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स है, और इसी के साथ दूसरा मैं एक वोलेटाइल मिक्सचर और मिक्स कर दूं, ये दूसरा ब्लू वाला मिक्स कर दिया मैंने, और इनको आपस में मिक्स करके रखा हुआ है। इसके मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स बी है। एक्स बी है। तो देखो इस एक्स ए का प्योर वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी, और इस एक्स ए का होगा पी नॉट ए। ठीक है, ये है आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। लेकिन इस सोल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पी बी। क्या बोलेंगे, पी बी। और इस रेड वाले का हम बोलेंगे पी ए। ठीक है, चाहे तो आप इसमें एस लगा दो और एस लगा दो इसमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट बी का वेपर प्रेशर पीबी है, और प्योर सॉल्वेंट बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी है। ठीक है, इसी प्रकार प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए है, और सॉल्यूशन के अंदर उसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, पी एस ए है, और इसके मोल फ्रैक्शन ए के एक्स ए है और बी के एक्स बी है। तो इस पे क्या फर्क पड़ता है, ये राउल्ट ने बताया था, इसको एक्सपेरिमेंटली राउल्ट ने देखा था। अगर हम इसको मिक्स करते हैं आपस में तो इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसी चीज को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो राउल्ट ने देखो क्या कहा था। राउल्ट ने कहा था अगर हम दो मिक्सचर को बाइनरी मिक्सचर वोलेटाइल सॉल्यूशन के दो मिक्सचर आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, एक क्लोज वेसल के अंदर बंद करते हैं, उनको कांटेक्ट में लाते हैं, तो जो कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से भी निकाल सकते हो, प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। आप बोल सकते हो कि सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, ए या बी का, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ उसका प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई उसका मोल फ्रैक्शन, ये बनेगा। सिमिलरली ये कंपाउंड बी के लिए बन गया, तो यहाँ ए के लिए बना देते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये राउल्ट ने बोला था, इसको बोला इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दिया इक्वेशन सेकंड। तो क्या बोल रहा है, किसी सॉल्यूशन के अंदर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर उसके प्योर वेपर प्रेशर और उस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन गुणनफल के बराबर होता है। तो सिमिलरली सेकंड केस हमने इसके लिए लगा दिया, पीवी का निकल के आ गया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ क्या करता है कि किसी मिक्सचर का जो इसका पी टोटल होगा क्या होगा, पी टोटल क्या आएगा निकल के, पी टोटल को हमने पी मान लिया तो क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पीवी, इसको हम बोल देंगे आगे पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये निकल के आ गया टोटल प्रेशर। ये क्या निकल के आ गया, टोटल प्रेशर किसका, सोल्यूशन का। अब आगे देखो डाल्टन के नियम से, आगे देखो एक्स ए और एक्स बी क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, क्योंकि एक्स ए एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो टोटल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हमेशा किसी भी कंटेनर के अंदर
क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं x से निकालूं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, या मैं एक्स बी निकालूं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए। आपकी मर्जी है, जो चाहे वो कंडीशन आप चाहे ये वाली उठा के यहाँ रख दें या ये वाली उठा के यहाँ, जो मर्जी आपकी वो रख दें। तो मैं यहाँ एक्स से रख लेता हूँ, एक्स ए की जगह वैल्यू रख देता हूँ मैं पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये आ गया। तो पी नॉट ए को ऐसे तो यहाँ से एक्स बी कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं हम, एक्स बी यहाँ से कॉमन करते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, क्या पता ये कट जाए उसमें कैमरे में। तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए, यहाँ से पी नॉट ए प्लस, माइनस में कर दो या प्लस, ऊपर लिख देते हैं चलो, यहाँ से एक्स बी कॉमन करना है, केवल एक्स बी यहाँ से निकालो तो क्या हो जाएगा पी बी माइनस पी ए, क्या हो जाएगा पी बी माइनस पी ए, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और यहाँ पे एक्स बी कॉमन आ गया, क्या आ गया एक्स बी कॉमन। तो ये इक्वेशन निकल के आई, ये इक्वेशन बनी हमारी। तो बाइनरी मिक्सचर जो हमने क्लोज वेसल के अंदर रखा हुआ था, क्लोज कंटेनर के अंदर रखा हुआ था, तो उसका जो टोटल प्रेशर निकल के आया था P, वो आपका इस इक्वेशन में निकल के आया P नॉट ए प्लस पी बी माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। तो एक चीज देखो यहाँ पे, ये टोटल प्रेशर है, क्या है टोटल, P जो है टोटल प्रेशर है, P को हम टोटल बोल सकते हैं, टोटल प्रेशर है। तो मैंने किसी कंटेनर के अंदर अगर दो मिक्सचर भरे हुए हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, दो मिक्सचर भरे हुए हैं मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, किसके नॉन वोलेटाइल, ये भरा एक ब्लू है और एक रेड है। तो इन दोनों का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इस रिलेशन से हम बता सकते हैं कि लीनियरली डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, लीनियरली। देखो इस इक्वेशन अगर मैं देखूं, पीटी को अगर मैं वाई मानूं तो इसको सी मानूंगा, इस पूरे को मैं क्या मानूंगा एम, और इसको क्या मान लिया मैंने एक्स, तो है ही, एक्स भी तो है ही है। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसकी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, किसकी है, लाइन की इक्वेशन। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जब बाइनरी मिक्सचर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का कोई बाइनरी मिक्सचर बनाता हूं और उसको क्लोज कंटेनर के अंदर मैं मिक्स करके रख देता हूं, तो उसका जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो लीनियरली वेरी करता है, अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से पीटी वर्सेस एक्स, पी क्या है प्रेशर, तो पीटी वर्सेस अगर मैं एक्स बी का ग्राफ प्लॉट करूँ एक्स बी का, तो क्या आएगा, देखो अगर मैं एक साइड में मान लो यहाँ प्रेशर पीटी ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ एक्स बी, तो देखो क्या निकल के आएगा, बाई इज इक्वल टू एम एक्स, ये एम क्या है स्लोप, ये क्या है एम, ये हो जाएगा स्लोप, और एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट है, इस पे आएगा, और पी नॉट क्या है, आपका इंटरसेप्ट है सी। तो क्या ये जीरो से तो ओरिजिन से जाएगा नहीं, कोई ना कोई इंटरसेप्ट काटेगा, ये कोई ना कोई इंटरसेप्ट यहाँ से काटेगा। तो यहाँ से मैंने इक्वेशन बनाया, स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो इक्वेशन ऐसी बनेगी, अब ये लाइन के ग्राफ ड्रॉ करने आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो इसको सीख लेना, नहीं सीख पाओगे तो मैं आपको सिखाऊंगा लाइंस के हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस इक्वेशन में देखो यहाँ से यहाँ तक जो इंटरसेप्ट है इसको हमने क्या बोला पी नॉट ए, क्या बनेगा यहाँ से पी नॉट ए, और जो यहाँ से इसका स्लोप होगा, स्लोप क्या एम, या स्लोप क्या हो जाएगा ये पी वी नॉट माइनस पी नॉट ए, ठीक है। और ये तो यहाँ पे तो एक्स पी है, तो ये इक्वेशन निकल के आएगी आपकी। ये मैंने केवल ये डायरेक्ट इक्वेशन निकाल दी है, अभी हम 3 इक्वेशन बनेंगे यहाँ से, उन तीनों इक्वेशन में आपस में मर्ज करेंगे तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है ग्राफ, वो ग्राफ निकल के आ जाएगा, तो पहली इक्वेशन यहाँ से ये बन गई, ठीक है। अब आगे देखो हमने कौन कौन सी इक्वेशन ली थी, पहली इक्वेशन हमने लिया था पी ए जो होगा वो होगा
पी नॉट ए एक्स ए, पहली इक्वेशन ये थी। और पी बी जो होगा, पी नॉट बी होगा एक्स ए होगा। सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। पहली इक्वेशन तो ये प्योर कंपोनेंट ए की, प्योर कंपोनेंट बी की, ठीक है। और अगर इन दोनों को जब मैंने आपस में मिक्स कर दिया, मिक्सर के बाद ये निकल के आया सॉल्वेंट, लेकिन इनका टोटल जो आएगा किसके हिसाब से, डाल्टन के हिसाब से, तो पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, तो इसका निकल के आया था पी नॉट ए, पी नॉट ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, और यहाँ पे एक्स बी, यहाँ पे एक्स बी। ये इक्वेशन निकल के आई थी, थोड़ी पहले लिखी थी हमने, ठीक है। ये तीन इक्वेशन बन गई। अगर इन तीनों इक्वेशन को मैं प्लॉट करूं और इन तीनों को आपस में जोड़ूं तो मुझे एक नया ग्राफ मिलेगा, जो अभी आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ होगा। इसका ग्राफ तो मैंने ड्रॉ कर लिया था, क्या आया था देखो, ऐसे करके मैंने ड्रॉ किया था। तो ये ग्राफ इसका आया था, इस वाली इक्वेशन का, लीनियरली वेरी कर रहा था। इंटरसेप्ट क्या था इसमें, क्या था आपका, यहाँ पे ये पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या इंटरसेप्ट। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, पी ए वर्सेस एक्स ए, भाई पी प्रेशर और सॉल्वेंट का ही देखेंगे। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो। ये कहाँ जाएगा, ओरिजिन से। ये कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से। तो किसी भी ओरिजिन से इसको पास कर दो। मैं यहाँ से पास कर देता हूँ ओरिजिन से, ये मैंने पास कर दिया। यहाँ पे क्या है, पी ए, और यहाँ पे क्या है, एक्स, यहाँ पे क्या है, एक्स। अब देखो इस वाले ग्राफ को अगर मैं देखूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से। अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाऊँ, यही बना लेते हैं, तो सिमिलरली आएगा इस तरीके से, ओरिजिन से आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स से। अब अगर इन तीनों ग्राफ को मैं मिक्स करूँगा, थोड़ा ध्यान रखना, इन दोनों को मैंने सेम इक्वेशन दिखाई है तो सेम बना के दिखा दिया। लेकिन जब मैं इस रिलेशन में इसको रखूंगा, इस रिलेशन के हिसाब से जब मैं इसमें रिलेशन निकालूंगा आपस में, तो देखो टोटल कंपोनेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 100%। टोटल कंपोनेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 100%। जब मैं दोनों को आपस में मिक्स करूंगा तो एक जो सॉल्यूशन होगा वो जीरो से, एक सॉल्यूशन जो स्टार्टिंग में 1 रहा होगा, 1 से 0 की ओर टेंड करेगा, और एक 0 से 1 की ओर टेंड करेगा। अगर मैं मानूंगा कि एक्स ए 1 से जा रहा है, एक्स ए किसकी तरफ, 0 की तरफ, एक्स जा रहा है 1 से 0 की तरफ, तो ये ग्राफ इस ओरिजिन से ना जाके, इस ओरिजिन से ना जाके स्टार्ट में क्या कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी रहेगी। मान लो यहाँ रख देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, 1, इसके ऊपर आएगी 2, ठीक है। और यहाँ पे आके क्या हो रही है, 0। तो ठीक है, इस तरीके से मैं, ये ग्राफ यहाँ से जाएगा, फिर इस वाले ओरिजिन से पास करेगा, इस वाले ओरिजिन से पास करेगा। अगर एक्स ए स्टार्टिंग में 1 है और लास्ट में क्या हो जा रहा है, 0, तो इस तरीके से ग्राफ पास करेगा, ठीक है। और अगर एक्स बी है, एक्स बी स्टार्टिंग में 0 है, और क्या कर रहा है, एक्स बी बाद में क्या हो जा रहा है, 1, एक्स बी बाद में क्या हो जा रहा है, 1। तो ये 0 से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नंबर 1 रहा होगा, ये तो ये यहाँ अगर मिलाऊंगा तो कहाँ, 1 की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, 0 से 1 की तरफ टेंड्स कर रहा है। तो एक ग्राफ उल्टा होगा, एक ग्राफ सीधा होगा, क्योंकि मिक्सचर में एक 0 से 1 की तरफ, एक मतलब 0 की तरफ बढ़ेगा जब हम मिक्स करेंगे उसको, एक जो सॉल्यूशन होगा वो 0 की तरफ बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन उसके, और दूसरे क्या करेंगे, 1 की तरफ को टेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों ग्राफ को जब मिलाएंगे तो देखो क्या ग्राफ बनने वाला है, इसको हम देखते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या देखा आपको कि तीनों इक्वेशंस में स्ट्रेट लाइन बन रही है, तीनों इक्वेशंस में स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो मैं इस तरीके से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं इसका, इस तरीके से बना लेता हूं। इक्वेशन यहां लिख देते हैं पहले, पहली क्या हो गई, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x बराबर 1 ले लूँ, और यहाँ x बराबर 0, x बराबर 1 ले लूँ और x बराबर 0, तो पहली इक्वेशन के लिए, किसके लिए, पहली इक्वेशन के लिए। अगर यहाँ x 1 लूंगा तो मान के चलो, यहाँ मान लेता हूँ 1, यहाँ मान लिया मैंने 2, यहाँ मान लिया 3, और यहाँ क्या है, 0। सिमिलरली यहाँ से मान लेता हूँ मैं, यहाँ क्या होगा, 0, इसके सामने क्या हो गया, 1, इसके सामने क्या हो गया, 2, और यहाँ क्या हो गया, 3। तो देखो अगर मैं एक्स ए देखूँ, क्या देखूँ, एक्स ए स्टार्टिंग में 1 है और लास्ट में क्या हो जा रहा है, 0। तो मैं 1 से यहाँ से ग्राफ खींचता हूँ, और कहाँ की तरफ टेंड करेगा, ये कहाँ की तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ, 0 की तरफ ये बढ़ेगा। तो यहाँ से
ये 0 की तरफ टेंड किया। अब दूसरा देखते हैं, एक्स बी देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स बी, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है 0, और एक्स बी यहाँ पे कितना हो जा रहा है 1। एक्स बी क्या हो जा रहा है 1, तो ये 0 से 1 की तरफ टेंड करेगा। इसका वन थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, जो ग्राफ में आपका दिखा हुआ है वहां बना हुआ है, यहाँ वन रख देते हैं इसका, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो इसका क्या है देखो, एक्स बी क्या है, एक्स बी 0 से, ये 0 यहाँ से स्टार्ट करेगा और कहाँ की तरफ टेंड्स करेगा 1 की तरफ, 0 से 1 की तरफ। टोटल कंसंट्रेशन तो बनी रहेगी ना 0 से 1 की तरफ। ये ग्राफ आ गए आपके किसका, पहले इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का, पहले इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ये आ गया। सीधी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, पहली और सेकंड लाइन का ये ग्राफ आ गया। अब इसका टोटल, जो तीसरी लाइन आई थी क्या, तीसरी पी टोटल, टोटल क्या होगा, इन दोनों टोटल क्या होगा, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं टोटल आ जाएगा निकल के। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो पी टोटल में क्या आया था हमारा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, क्या आया था एक्स बी। ठीक है, तो यहां से इसको मिला दूंगा जब मैं, ये तो इसको बोलूंगा पी टोटल, और ये ग्राफ है थर्ड। ये कौन सा ग्राफ है, थर्ड। और ये वाला ग्राफ कौन सा था, देखो एक्स ए बराबर, एक्स ए बराबर यहाँ पे क्या पी प्रेशर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन। तो ये वाला देखो, ये 1 से 0, 1 से 0 पहला ए वाला, तो ये वाला ग्राफ था फर्स्ट, 1 से 0 जा रहा है। और ये वाला ग्राफ 0, सेकंड वाला क्या 0 से 1, सेकंड वाला ये वाला हो गया, ये 0 से 1 जा रहा है। और थर्ड वाला क्या हो रहा है, थर्ड वाला आपका दोनों का रिजल्टेंट, थर्ड वाला दोनों का रिजल्टेंट। तो ये आपके राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, ऑफ राउल्ट्स लॉ। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अभी हम इसका सेकंड केस देखने वाले हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। करा तो मैं यहीं देता, लेकिन लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, राउल्ट्स लॉ का, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ढीला था, लेकिन फिर भी 30